मोड्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मोड्स क्या होते हैं? तो पहला होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यहाँ डिस्कस करेंगे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब इफ़ यू ब्रेक द वर्ड होलो एंड जोइक, तो होलो का मतलब हो गया होल और कॉम्प्लेक्स फूड। वो ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, वो एनिमल्स कहलाते हैं होलोजोइक, और ये न्यूट्रिशन कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो ऑर्गेनिज्म विच टेक्स होल और कॉम्प्लेक्स फूड एंड डाइजेस्ट इट इनटू सिंपलर फूड। डाइजेशन से उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फूड में। जैसे एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स, दे आर कॉम्प्लेक्स फूड। ये कॉम्प्लेक्स फूड है, तो विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? ग्लूकोज में और एमिनो एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल गया विच इज सिंपल शुगर, तो ये कॉम्प्लेक्स से किस में बदल गया? सिंपलर फॉर्म में। प्रोटीन जो कि कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू सिंपलर एमिनो एसिड। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स विच डिपेंड्स ऑन हर्ब्स, जो डायरेक्ट प्लांट्स को लेते हैं, जैसे गोट है, शीप है, बफेलो है। कार्निवोर्स जो हर्बीवोर्स को एज ए फूड लेते हैं, मतलब एनिमल से फूड ड्राइव करते हैं, जैसे लॉयन है, टाइगर है, फॉक्स है वो। और ओमनिवोर्स वो जो हर्बीवोर्स से भी फूड ले सकते हैं और कार्निवोर्स से, मतलब प्लांट को भी कंज्यूम कर सकते हैं एज वेल एज एनिमल्स को भी, जैसे भी ह्यूमन बींग्स, कॉकरोच, ये सब कॉमन एग्जाम्पल है। ह्यूमन बीइंग इज़ द मोस्ट कॉमन, आप याद रखना कि इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। देन कम्स सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। यहाँ सेप्रो वर्ड का मीनिंग होता है रॉटन और डेड डिकेइंग। तो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से जो फूड डिराइव करते हैं वो न्यूट्रिशन कहलाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एंड थर्ड इज़ पैरासिटिक, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो देयर आर 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं सेकेंड मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दैट इज़ सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोजोइक का मतलब क्या होता है बच्चों? सेप्रो का मतलब होता है डेड, डिकेइंग और रॉटन। वो ऑर्गेनिज्म जो डेड हैं या डिकेइंग हो रहे हैं या रॉटन है, सड़े गले, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पड़े रहते हैं जंगलों में या इधर उधर, ऐसे ऑर्गेनिज्म। तो सेप्रो का मतलब होता है डेड और डिकेइंग, या रॉटन मतलब सड़े वाले, रॉटन का मतलब सड़े हुए, और जॉइक मतलब एनिमल। तो ऐसे एनिमल जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म या सड़े गले ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव करते हैं, वो कहलाते हैं सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसी में एक टर्म और होती है जो आपके इसमें बुक में नहीं दी हुई है, एनसीईआरटी में, वो होती है सेप्रोफाइटिक। सेम चीज़ है, जॉइक मतलब एनिमल्स, और जहाँ भी फाइटिक वर्ड आता है, फाइटिक का मतलब हो जाता है प्लांट्स। फाइटा से डिराइव है फाइटिक, मतलब प्लांट्स। तो डेड, अब ऐसा थोड़ी कि जंगल में या ऐसी कई जगहों पर सिर्फ ऑर्गेनिज एनिमल्स ही सड़ते गलते हैं, प्लांट्स पार्ट भी सड़ते गलते हैं। कोई पार्ट टूट गया नीचे, वो पानी में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, गल रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज जो डेड, डिकेइंग या रॉटन सड़ते हुए प्लांट से फूड लेते हैं, वो भी कहलाते हैं सेप्रोफाइटिक एनिमल्स। और सेप्रोजोइक मतलब जो डेड, डिकेइंग एनिमल से फूड डिराइव करते हैं, और इनका एग्जांपल है फंजाई। और फंजाई में एक मशरूम, आपने देखा होगा मशरूम होती है अम्ब्रेला शेप, और बैक्टीरियाज, यहाँ पर भी बैक्टीरियाज जो प्लांट से फूड ड्राइव करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जो टाइगर है, लॉयन है, ये भी तो ऐसे मरे हुए एनिमल्स को खाता है, तो उनको सेप्रोजोइक क्यों नहीं कहते? बट डिफरेंस है उसमें, बहुत ज़बरदस्त डिफरेंस है। मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहले अपन बात करते हैं सेप्रोजोइक। सेप्रोजोइक जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट कर रहे हैं, उनसे फूड डिराइव कर रहे हैं, वो कैसे करते हैं कि वो उस डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे, जो सड़ा हुआ गलता हुआ एनिमल है, उस पे दे रिलीज़ गैस्ट्रिक जूस। वो एंजाइम रिलेटेड, एंजाइम कंटेनिंग जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस, वो जूस को रिलीज़ करते हैं
और वो जूस क्या करता है, उसका डाइजेशन करता है। कहाँ पर? आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर नहीं। उन्होंने जूस रिलीज़ किया, जैसे सपोज़ ये एनिमल है, सड़ता है, गल रहा है, इसके ऊपर उन्होंने अपना एंजाइम रिलीज़ किए, उस एंजाइम ने यहाँ पे डाइजेशन किया, फूड डाइजेस्ट हो गया। अब उस डाइजेस्टेड फूड को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं डायरेक्टली डाइजेस्टेड फूड को, ऐसे कहलाते हैं सैप्रोजोइक। जबकि जो बात कर रहे थे टाइगर की या लॉयन की, वो क्या करते हैं, वो फूड को डायरेक्ट खाते हैं और डाइजेशन कहाँ होता है, उनकी बॉडी के अंदर। जबकि यहाँ पर जो फंजाई है या बैक्टीरिया है वो कहाँ डाइजेशन कर रहे हैं, बॉडी के बाहर। ये मेजर डिफरेंस होता है। तो मतलब अपन लॉयन का नाम यहाँ पे लिख नहीं सकते, लॉयन को इसका एग्जाम्पल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो डाइजेशन उसकी बॉडी के अंदर हो रहा है। क्लियर? नाउ थर्ड मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कहलाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आपने सुना होगा पैरासाइट्स, तो उन पैरासाइट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है दैट इज़ नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म विच लिव्स ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो या तो बाहर रहते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के। उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं होस्ट। मतलब या तो वो होस्ट बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे बॉडी के ऊपर है, या बॉडी के अंदर रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं पैरासाइट्स। और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज़ नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब ये फूड कैसे लेते हैं? तो ये बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहते हैं, बट दे डिराइव न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट बॉडी। वो होस्ट बॉडी या तो उसके अंदर या बाहर जहाँ पर भी हैं, वहाँ से वो डायरेक्ट फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो उनको जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो उनको एब्जॉर्प्शन से मिलते हैं और वो डायरेक्टली ड्राइव करते हैं फ्रॉम द होस्ट बॉडी। क्लियर? नाउ ये जो पैरासाइट्स हैं इनको दो में डिवाइड किया, एक्सटर्नल पैरासाइट्स और इंटरनल पैरासाइट्स। एक्सटर्नल एज द नेम सजेस्ट, एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर। तो एक्सटर्नल पैरासाइट्स विच लिव्स ऑन होस्ट बॉडी, जो होस्ट बॉडी के ऊपर रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लाइस, जुए, है ना। आपने देखा होगा भैंस या गायों के ऊपर, बफेलो के ऊपर फ्लीज या टिक्स लगी रहती हैं, या लीच। लीच एक ऑर्गेनिज्म होता है जो ब्लड सक करता रहता है बॉडी के बाहर से, वो कहलाता है एक्सटर्नल पैरासाइट, जो कि बॉडी के ऊपर रहता है। और सेकंड वन इज इंटरनल पैरासाइट्स। इंटरनल मतलब विच लिव्स इनसाइड होस्ट बॉडी, जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल टेपवर्म, बच्चों के पेट में कीड़े सुने होंगे आपने, तो वो पेट के अंदर रहते हैं वो कीड़े, और बच्चों के उसकी पेट में से या इंटेस्टाइन में से जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो उसका एग्जाम्पल हो गया इंटरनल का टेपवर्म, बैक्टीरिया, वायरसेस। कुछ वायरसेस बॉडी के अंदर जाते हैं फिर बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, तो वो कहलाते हैं इंटरनल पैरासाइट्स। और इसी में एक एग्जाम्पल है कसकटा। ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में कई बार। नेम द पैरासिटिक प्लांट। आपने पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, बट एक कसकटा एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे की बॉडी से दूसरे की से फूड को लेता है, फूड एब्जॉर्ब करता है, वो एक्ट करता है एज अ पैरासाइट्स, इसलिए इसको कहते हैं पैरासिटिक प्लांट कसकटा। इसको आप ध्यान रखना। और ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि इट लैक्स क्लोरोफिल, उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, जिससे वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं कर सकता, जो अपन ने पढ़ा था इससे पहले। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, कसकटा, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। नाउ स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। अब डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के देयर आर 5 स्टेप्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है 5 स्टेप्स में होता है। वो 5 स्टेप्स की बात करें तो फर्स्ट इज इंजेशन। इंजेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड थ्रू माउथ, जो हम माउथ से फूड ले रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। सेकंड इज डाइजेशन। सेकंड इंजेशन के बाद फूड का क्या होता है? डाइजेशन, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट इज कॉम्प्लेक्स फूड,
विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम जो है इस कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है और इसका ब्रेक डाउन कर देता है इनटू सिंपलर फूड ग्लूकोज। दिस इज नोन एज सेकेंड स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, दैट इज डाइजेशन। थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। अब फूड का डाइजेशन हो गया, उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू ब्लड। ब्लड उसको एब्जॉर्ब करता है और बॉडी के वेरियस पार्ट्स या वेरियस सेल्स तक उसको पहुंचाता है। तो दिस इज थर्ड स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन। एंड फोर्थ वन इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड बाय द सेल्स टू फॉर्म एनर्जी। एनर्जी बनाने के लिए जो फूड है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करा ब्लड, और ब्लड ने उसको सेल्स तक पहुंचाया और सेल के अंदर वो फूड यूज़ हुआ एनर्जी बनाने में। दिस इज़ नोन एज एसिमिलेशन। एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज इजेशन, मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी। उसके बाद एनर्जी निकल गई, फूड एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रहा, मतलब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको हमारी बॉडी एक्सपेल आउट करती है थ्रू रेक्टम, और ये प्रोसेस कहलाता है इजेशन। दिस इज़ नोन एज इजेशन। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि काफ़ी सारे बच्चे इजेशन की जगह कई बार एक्सक्रीशन वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रूली रॉन्ग, मतलब पूरी तरीके से गलत है। एक्सक्रीशन मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि इट इज़ द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। एक्सक्रीशन कहलाता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, वो मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन। क्योंकि ये बॉडी में बने हैं, बॉडी में बाहर से नहीं आए थे। जबकि इजेशन जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो बॉडी में बाहर से हमने जो लिया उसके बाद जो बच गया वेस्ट जो है अनडाइजेस्टेड फूड, उसको बॉडी बाहर निकाल रही है। ये बॉडी में बना नहीं है, ये बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन के बाद अनडाइजेस्टेड फूड रह गया जो हमने लिया था उसका पार्ट, तो उसको बॉडी से रिमूव करना कहलाता है इजेशन। और एक्सक्रीशन इज़ टोटली डिफरेंट। तो यहाँ पर कभी भी एक्सक्रीशन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। दैट इज़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इसको कभी भी यहाँ पर इस्तेमाल मत करना। और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में कि राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। उस समय आप ये ध्यान रखना कि दीज शुड बी इन अ सेम ऑर्डर। ऐसा नहीं कि ये पहले लिख दिया वो बाद में लिख दिया, इसको आगे लिख दिया। ये इसी ऑर्डर में हो रहे हैं और इसी ऑर्डर में हमको लिखने होते हैं कि इंजेक्शन पहले हुआ, देन डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, देन इजेशन। सो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। नाउ एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो वो पढ़ेंगे अपन। न्यूट्रिशन इन अमीबा। You know that amoeba is unicellular. अमीबा इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका कोई शेप और साइज नहीं होता, वो चलता रहता है चेंज। तो वेन एवर अमीबा कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ फूड पार्टिकल, जब भी अमीबा किसी फूड पार्टिकल के कॉन्टैक्ट में आता है वाटर के अंदर, तो वो क्या करता है, अपने सूडोपोडिया को बढ़ाता है टू एनगल्फ फूड। फूड को एनगल्फ करता है, चारों तरफ से फूड पार्टिकल को सूडोपोडिया घेर लेते हैं और फूड को अंदर ले लेते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन जो अपन ने पढ़ा था, इंजेशन। इंजेशन जो होलोजोइक न्यूट्रिशन का फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट स्टेप था इंजेशन। तो अमीबा इंजेक्शन ऑफ फूड कैसे करता है, बाय एनगल्फिंग। वो फूड को सूडोपोडिया बना के एनगल्फ कर लेता है एंड इट फॉर्म्स फूड वैक्यूल। उसकी बॉडी के अंदर फूड वैक्यूल बन जाता है, फूड के चारों तरफ मेम्ब्रेन बन के एक फूड वैक्यूल बन जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, इंजेशन। द सेकेंड स्टेप इज़ डाइजेशन। नाउ अमीबा के अंदर जो भी लाइजोसोम्स हैं, अमीबा के अंदर लाइजोसोम्स हैं, लाइजोसोम्स रिलीजेस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जो लाइजोसोम है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम को रिलीज़ करते हैं और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहाँ पहुँचते हैं, इस फूड वैक्यूल में, और वहाँ करते हैं डाइजेशन। डाइजेशन अपन ने पहले पढ़ा
कि कॉम्प्लेक्स फूड को ट्रांसफॉर्म करना इनटू सिंपलर फूड, तो कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करके सिंपलर में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, डाइजेशन। आफ्टर डाइजेशन थर्ड पार्ट इज एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पे जितना भी फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हुआ फूड वैक्यूल के अंदर, अनडाइजेस्टेड पार्ट तो उस फूड वैक्यूल के अंदर रह जाता है और डाइजेस्टेड पार्ट जो है वो बॉडी के अंदर बाहर आ जाता है। और अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जो उसका प्रोटोप्लाज्म है, वो एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता रहता है, चारों तरफ धीमे 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 बहुत घूमता है, उसको कहते हैं साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होता है? स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइक्लोसिस को अगर अपन डिफाइन करें, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों बहुत धीमे 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 ये मूव करता है, जिससे फूड चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और एब्जॉर्ब होने के बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन का फोर्थ पार्ट होता है, दैट इज एसिमिलेशन। जो डाइजेस्टेड फूड बॉडी में पहुंचा था, इट इज़ बीन यूज्ड। वो अमीबा अपनी ग्रोथ में, रिपेयर में, मेंटेनेंस में, इंक्रीज ऑफ साइज, उसमें उसको यूज़ कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को। और उसके बाद जो फूड वैक्यूल के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड बचा था आफ्टर एब्जॉर्प्शन, वो नियर बाय सरफेस पे जाता है और अमीबा की जो नियर बाय सरफेस पे जाके बर्स्ट हो जाता है और फूड पार्टिकल इज एक्सपेल्ड आउट। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, इजेशन। तो इस तरीके से अमीबा में न्यूट्रिशन होता है। इंजेशन पहले होता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, देन फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड और फूड वैक्यूल के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आते हैं लाइजोसोम से और वो एंजाइम डाइजेशन करते हैं, जो कि सेकंड स्टेप है। उस डाइजेशन के बाद जितना भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो इस फूड वैक्यूल में रहता है और डाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और अमीबा के जो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है बहुत धीमे धीमे स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जिसको कहते हैं साइक्लोसिस। साइक्लोसिस मीन्स स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन अमीबा। और उसके बाद हो जाता है एब्जॉर्प्शन और नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। जो एब्जॉर्ब फूड था वो अमीबा यूज़ कर लेता है, किसमें? ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, मेंटेनेंस और रिपेयर में। तो ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, मेंटेनेंस के अंदर और रिपेयर के अंदर उसको यूज़ कर लेता है डाइजेस्टेड फूड को। और उसके बाद जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड बचा उस फूड वैक्यूल में, उसको वो नियर बाय सरफेस पे जाके बर्स्ट हो जाता है और फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंक देता है, जिसको कहते हैं इजेशन। तो इन 5 स्टेप्स के अंदर अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन होता है। अब बात करते हैं इस टॉपिक की कि टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। आप ये मान के चलिए कि हर बार ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में 3 मार्क्स का, और उस 3 मार्क्स में आप एक्सप्लेन भी नहीं करके आए, आप सिर्फ ये 5-6 डायग्राम बना के आ जाएं और वहाँ लिखे आए कि ये इंजेशन है, ये डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। हमने अपने डायग्राम से बता दिया कि ये स्टेप्स कैसे हो रहे हैं, ये एरो ने बता दिया कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का, बट ये इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आता। साइक्लोसिस इतना फ्रीक्वेंटली आस्क नहीं होता, बट बन सकता है और बन जाता है। तो साइक्लोसिस क्या होता है? स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड न्यूक्लियस, उसको कहते हैं साइक्लोसिस। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? 3 मार्क्स का ये पूरा का पूरा टॉपिक, इस पर हमेशा या तो डायग्रामेटिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और अगर डिस्क्रिप्टिव भी और आप डायग्राम बना के आ जाते हैं, देन यू विल गेट फुल 3 मार्क्स। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट nutrition in human beings, nutrition in animals, example human beings. Now in human beings there is a complete digestive system for nutrition process, which is known as alimentary canal. And these alimentary canal, जो parts है alimentary canal के, alimentary canal starts from mouth. alimentary canal या digestive system की शुरुआत कहाँ से होती है? माउथ से, जहाँ से होता है इंजेशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का पहला स्टेप इंजेशन। तो माउथ ओपन इनटू फेरिंग्स, ये जो पोर्शन है दिस इज नोन एज फेरिंग्स। उसके बाद ईसोफेगस,
उसके बाद ईसोफेगस ओपन्स इनटू द स्टमक, stomach opens into small intestine, which in turn opens into large intestine, and large intestine opens into rectum, and which opens out through anus. So these are the various parts of human alimentary canal. जो digestive system है उसके different ये organs हैं, तो ये complete बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल। और जो ह्यूमन बींग्स की एलिमेंट्री कैनाल होती है, इट इज़ नोन एज कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। कंप्लीट का मतलब ये नहीं कि कंप्लीट है, कोई पार्ट मिसिंग नहीं है। कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनाल विच हैज़ 2 ओपनिंग्स, एलिमेंट्री कैनाल्स हैविंग 2 ओपनिंग्स, वन इज़ माउथ एंड एनस। एक तरफ माउथ की ओपनिंग है और एक तरफ एनस की ओपनिंग है। तो ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जिसके अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं, वो एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? और ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल को कुछ बुक्स के अंदर लिखा होगा ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। जो बॉडी प्लान है उसके अंदर ट्यूब विद इन ए ट्यूब, हमारी बाहर स्किन है, पूरा एक सिस्टम है, और इसके अंदर ये ट्यूब चल रही है एलिमेंट्री कैनाल की, जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक रन करती है। दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज़ नोन एज कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। आप इसको ध्यान रखना। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो पहले स्टार्ट होता है माउथ, ये वाला पोर्शन माउथ, जहाँ से हम फर्स्ट स्टेप होता है होलोजैक न्यूट्रिशन का फर्स्ट स्टेप होता है इंजेक्शन, इनटेक ऑफ फूड। वी आर टेकिंग फूड थ्रू माउथ, दिस इज माउथ। माउथ इज सराउंडेड बाय लिप्स, जो उसको गार्डिंग का काम करते हैं, उसको गार्ड कर रहे हैं लिप्स। और माउथ ओपन्स इनटू अ बक्कल कैविटी। ये जो कैविटी है जिसके अंदर हमारा फूड हम लेते हैं, इट इज़ नोन एज बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर क्या होता है? बक्कल कैविटी के अंदर होते हैं टीथ्स, दांत। देयर आर 32 टीथ्स, 32 दांत होते हैं। और इन टीथ्स का क्या रोल होता है? इट हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड। ये फूड को कटिंग और च्यूइंग, उसको काटने में और चबाने में हेल्प करते हैं, तो उसको कहते हैं मैस्टिकेशन। तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड कौन करता है? टीथ्स करते हैं। और दूसरा होता है हमारी माउथ में, बकल कैविटी में दूसरा पार्ट होता है टंग। टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। टंग हमारी मस्कुलर होती है और ये किस चीज़ में हेल्प करती है? रोलिंग ऑफ फूड। ये जब जो दांत हैं जब उसकी कटिंग और च्यूइंग कर रहे हैं उस वक्त टंग उसको रोल करती है हमारी इस बकल कैविटी में। और साथ साथ जब बकल कैविटी में वो रोल होता है तो उसके अंदर सलाइवा आके मिक्स होती है, लार, जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज़ होती है और ये सलाइवा इसके अंदर मिक्स होती जाती है। अब सलाइवा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो अपन अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो टंग क्या करती है? एक तो जो दांत फूड चबा रहे हैं, काट रहे हैं, उसको चबा रहे हैं, मैस्टिकेट कर रहे हैं, उसके अंदर टंग जो है उसको रोल करती जा रही है, जिसके अंदर उसके संग सलाइवा मिक्स होता चले। और सलाइवा का क्या रोल है अपन डिस्कस करेंगे आगे। और साथ साथ टंग के अंदर आपने पढ़ा है बचपन में छोटी क्लासेस में कि इट कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स। टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होती हैं। वो टेस्ट बर्ड क्या करती है? फूड का टेस्ट लेती है। वो हमारे फूड को टेस्ट लेती है कि खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है। तो जो भी टेस्ट है फूड का वो कहाँ से आता है? टेस्ट बर्ड से। और वो टेस्ट बर्ड्स कहाँ होती है? हमारे टंग की सरफेस पे। तो जब टंग उस फूड को रोल करती जाती है तो हमें टेस्ट भी आता जाता है। तो ये टीथ और टंग जो है वो हमारे फूड को इस तरीके से हेल्प करते हैं माउथ के अंदर। अब इसके बाद आगे की माउथ के अंदर सलाइवा कैसे मिक्स होता है वो तो हमने पढ़ लिया, बट सलाइवा का रोल क्या होता है वो अभी इसके बाद वाली स्लाइड पर अपन पढ़ेंगे। नाउ माउथ के अंदर सलाइवा का व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ सलाइवा। सलाइवा जो है इट इज़ अ लिक्विड, इट इज़ अ स्लाइम लिक्विड रिलीज बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में माउथ के पास इधर देर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं? दे रिलीज लिक्विड सलाइवा। वो एक लिक्विड फ्लूइड सलाइवा रिलीज करती है। और इस सलाइवा के भी 2 इंपॉर्टेंट रोल हैं। फर्स्ट इज़ इट हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ फूड। ये फूड को लुब्रिकेट करता है, उसके लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। और साथ साथ इस सलाइवा के अंदर इट कंटेन्स एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। इसके अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स फूड कार्बोहाइड्रेट
को डाइजेस्ट करता है इनटू माल्टोज। माल्टोज क्या है? एक शुगर है, सिंपलर शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है, उसको जो सलाइवा के अंदर एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज, उसने डाइजेस्ट कर दिया किस में? माल्टोज में। और अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड इन माउथ। कब? ड्यूरिंग मैस्टिकेशन। जब हम फूड को चबा रहे हैं, जब टीथ उसको च्यू कर रहे हैं और मैस्टिकेशन कर रहे हैं, जब सलाइवा उसके अंदर रोल हो रहा है बाय टंग, उसी समय ये एमाइलेज जो है इसको डाइजेस्ट कर रहा है इनटू माल्टोज। और अप्रॉक्सीमेटली 30% शुगर और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है। तो माउथ में इंजेक्शन के साथ साथ डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद फूड जो है वो आगे बढ़ता है, माउथ से वो आता है फेरिंग्स में। Pharynx, this portion is pharynx. This one. It's a funnel shaped structure. ये जो स्ट्रक्चर है funnel shaped structure, ये कहलाता है pharynx। और ये pharynx का क्या रोल होता है? It connect mouth with esophagus। ये माउथ को esophagus को अगर हम बात करें in simple language, it is also known as फूड पाइप। इसको फूड पाइप भी कहते हैं। तो फेरिंग्स इज जस्ट अ लिंक बिटवीन माउथ एंड ईसोफेगस। इज इट क्लियर? सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सलाइवा। यहाँ 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सलाइवा और रोल ऑफ सलाइवा। इम्पॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है? तो आपको पहला लिखना है सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ फूड, and second it contains salivary amylase which digest carbohydrate into maltose। बस इतना ही लिखना है। आप ये नहीं कि सलाइवा कहाँ से आती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं और फूड मैस्टिकेशन होता है उस वक्त ये लुब्रिकेशन करती है, नहीं, नथिंग। टू द पॉइंट आंसर। रोल पूछा है कितने मार्क्स का वेटेज है? 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स में 1 पॉइंट सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ फूड। सेकेंड पॉइंट, इट कंटेन्स एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज विच डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू माल्टोज। ये भी मत लिखिए 30% या कुछ, नथिंग। उसने 2 मार्क्स का पूछा है, हम 2 मार्क्स का बता रहे हैं उसको। इज इट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे ईसोफेगस, फूड पाइप। फूड पाइप क्या होता है और उसके बाद स्टमक क्या होता है, तो वो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हम उसकी पढ़ते हैं। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज ईसोफेगस, कॉमनली नोन एज फूड पाइप। ईसोफेगस जिसको कॉमनली फूड पाइप भी बोलते हैं, इट्स जस्ट अ पासेज ऑफ फूड। ये सिर्फ फूड को पास करता है, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता। होलोजेनिक न्यूट्रिशन का पहला स्टेप इंजेक्शन हुआ था माउथ में, उसके बाद अभी तक डाइजेशन या सेकंड स्टेप नहीं हुआ है। फूड सिर्फ पास हुआ फेरिंग से, वो आया ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस उसको भेजेगा स्टमक में। तो स्टमक में भेजने के लिए जो मूवमेंट होता है वो कहलाता है पेरिस्टाल्सिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस इज फिनोमिना और उसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस मसल्स। जो ईसोफेगस की मसल्स हैं, उस ईसोफेगस की मसल्स के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जिससे एक वेव्स जनरेट होती है, वेवी मूवमेंट। एक वेव लाइक ऐसे मूवमेंट जनरेट होता है और इससे क्या होता है? फूड आगे की तरफ बढ़ता है। इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और ये फिनोमेना कहलाता है पेरिस्टाल्सिस। क्लियर? और ये जो रिदमिक वेव लाइक मोशन है, ये हेल्प करता है फूड को आगे की तरफ बढ़ने के लिए। और ये इसकी ईसोफेगस वॉल है। ये ईसोफेगस की जो वॉल है, लेयर, ईसोफेगस की जो वॉल है ऑर्गन, वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है, जिससे फूड आगे की तरफ पुश होता है, आगे की तरफ मूव होता है। दिस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और फिनोमेना कहलाता है पेरिस्टाल्सिस। आप इसको भी प्रिपेयर करके रखना 1 मार्क के लिए। व्हाट इज़ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, बट ये क्वेश्चन आ सकता है, ट्रिकी क्वेश्चन, कि व्हाट हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द स्टमक
फ्रॉम ईसोफेगस। ईसोफेगस से स्टमक तक फूड पहुंचाने के लिए जो मूवमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, तो वो कहलाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्लियर। अब फूड कहाँ जाएगा, स्टमक में, और स्टमक में क्या होगा, सेकंड पार्ट ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, दैट इज डाइजेशन। तो स्टमक के अंदर डाइजेशन हो रहा है। तो मेन पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का है ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो क्या है, स्टमक, क्योंकि मेजर पार्ट का डाइजेशन स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन 2 के अंदर होता है। तो अब हम पढ़ेंगे स्टमक कैसा होता है और स्टमक के अंदर डाइजेशन किस तरीके से स्टार्ट होता है, किस तरीके से प्रोसेस आगे चलता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर जो अपन ने पढ़ा कि माउथ से स्टार्ट होता है, फेरेंक्स, ईसोफेगस तक अपन ने पढ़ लिया था। अब हम सेकंड स्टेप पढ़ेंगे डाइजेशन, जो कि होता है स्टमक में। अब व्हाट इज़ स्टमक? स्टमक जो है वो जे शेप्ड एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो मसल्स का बना हुआ होता है, जो जे शेप्ड है इस तरीके से। अब इस जे शेप्ड स्टमक के अंदर ये जो इसकी वॉल है, इस वॉल को कहते हैं गैस्ट्रिक वॉल, और गैस्ट्रिक वॉल के अंदर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये जो आपको ग्लैंड्स दिख रही है रेड, ये सब ये ग्लैंड्स हैं। और जो स्टमक होता है ह्यूमन बींग्स का, वो अंदर से स्मूथ नहीं होता, उसके अंदर ऐसे फोल्ड्स होते हैं, जो ये आपके फोल्ड्स दिख रहे हैं रेड कलर के, ये जो फोल्ड्स हैं, ये पूरा चारों तरफ से ऐसे अंदर फोल्ड्स होते हैं स्टमक के अंदर। उन फोल्ड्स को कहते हैं रूगे, गैस्ट्रिक रूगे। और जब हम फूड खाते हैं तो जब वो फूड फेरिंग्स ईसोफेगस से होते स्टमक में आता है, तो स्टमक के जो रूगेज हैं ये सारे खुल जाते हैं, रूगे अनफोल्ड हो जाते हैं टू अकोमोडेट फूड। इस फूड को अपने अंदर भरने के लिए ये सारा रूगे अनफोल्ड हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और फूड जो है वो इसके अंदर आ जाता है स्टमक में। और मेन स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन होता है, तो 4 से 5 घंटे फूड कहाँ रहता है, स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर ये फूड बना रहे, आगे नहीं जाए ना पीछे वापस आए, इसके लिए यहाँ पे 2 वॉल्व होते हैं। एक वॉल्व इधर होता है और एक वॉल्व इधर होता है। ये वॉल्व स्फिंक्टर्स वॉल्व कहलाते हैं। ये वॉल्व इस फूड को ऊपर नहीं आने देता ईसोफेगस में, और ये वॉल्व उसको इंटेस्टाइन में नहीं जाने देता आगे, उस फूड को यहाँ पर बनाए रखता है ताकि फूड का डाइजेशन हो सके। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जूस सिक्रीट करती है। एक जूस होता है, लिक्विड होता है, उसको जूस को सिक्रीट करते हैं स्टमक के अंदर। ये जो गैस्ट्रिक वॉल की ग्लैंड्स हैं वो इसके अंदर जूस सिक्रीट करती है, और उस जूस को कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है म्यूकस और एक होता है HCl एसिड। म्यूकस जो है ये एक स्टिकी लिक्विड होता है, म्यूकस एक चिपचिपा सा लिक्विड होता है। अब इस लिक्विड का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये सिक्रीट हो रहा है हमारी स्टमक में, क्यों? इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये यहाँ देखिए, ये ब्लैक कलर का इस तरीके से, ये जो रूगे हैं इनके ऊपर ये म्यूकस एक अंदर अस्तर बना देता है, अंदर इनर लाइनिंग बना देता है चारों तरफ, जिससे क्या होता है कि जो HCl एसिड रिलीज़ हो रहा है, ये जूस जो है HCl एसिड भी रिलीज़ कर रहा है। और HCl एसिड आप जानते हैं कि अगर हमारी त्वचा पे, हमारी स्किन पे लगता है तो वो जल जाएगी। तो हमारे जो ये मस्कुलर वॉल है, जो स्टमक की वॉल है, स्टमक की जो दीवार है, वो ना जल जाए, वो ख़राब ना हो जाए, वो रफ़ ना हो जाए, उसको बचाने के लिए HCl एसिड से ये चारों तरफ पहले एक म्यूकस की लाइनिंग बन जाती है, जिससे वो HCl एसिड सिर्फ फूड को डाइजेस्ट करता है, हमारे स्टमक की वॉल्स को डाइजेस्ट ना करे। और सेकंड म्यूकस का फंक्शन होता है लुब्रिकेशन ऑफ फूड। ये स्टिकी लिक्विड है, चिपचिपा लिक्विड है, तो ये फूड को लुब्रिकेट कर देता है, उसको लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। और उसके बाद गैस्ट्रिक जूस में सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है HCl एसिड। HCl एसिड का क्या रोल होता है? पहला रोल जो होता है, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू द फूड। जो फूड हमने माउथ में से लिया, जो स्टमक में पहुंचा, उस फूड का वो न्यूट्रल है, उस न्यूट्रल फूड को ये HCl क्या करता है, एसिडिक कर देता है। अब एसिडिक क्यों करता है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है कि HCl यहाँ पे इसको एसिडिक कर दे? क्यों? क्योंकि हमारे जो ये जूस आया था, जो गैस्ट्रिक वॉल ने गैस्ट्रिक जूस दिया,
उसके अंदर दूसरी चीज़ होती है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या है? ये एक प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, जो हमारे खाने में प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, और ये इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है, ये इनएक्टिव होता है। और ये एक्टिव पेप्सिन कब बनता है? एसिडिक मीडियम में। जब फूड एसिडिक होगा तो ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदलेगा, वरना नहीं बदलेगा। तो इसको एसिडिक फॉर्म इसलिए HCl करता है ताकि जो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाए, और जब ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होकर जो भी हमारे फूड में प्रोटीन्स हैं उनको ये वहीं पे डाइजेस्ट करता है, पेप्टाइड में और पेप्टोन्स में ब्रेक कर देता है। और यहाँ पार्शियल डाइजेशन होता है। प्रोटीन्स जो हैं बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये पूरी तरह से स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होते। यहाँ पर ये आधे डाइजेस्ट होते हैं, पार्शियल डाइजेशन जो होता है पेप्सिन की प्रेजेंस में। और तीसरा काम जो रोल HCl का होता है, हमारे फूड के अंदर जो भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई जर्म्स फूड के अंदर आया है तो स्टमक के अंदर वो जर्म्स, बैक्टीरिया जो भी फूड के अंदर थे उनको किल कर दें, उनको ख़त्म कर दें। तो ये 3 मेजर रोल होते हैं, ये इम्पॉर्टेंस होता है एसिड का, HCl एसिड का। और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्यों? क्योंकि कई बार ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा गया है बोर्ड में। CBSE 10th क्लास बोर्ड में पूछा गया है व्हाट इज़ द रोल ऑफ HCl एसिड। और 1 मार्क क्वेश्चन में कई बार आ चुका है रोल ऑफ म्यूकस, कि म्यूकस का क्या रोल होता है। म्यूकस HCl को बचाता है, HCl से हमारी वॉल्स को बचाता है। और कई बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि व्हाट प्रिवेंट्स द मस्कुलर वॉल फ्रॉम HCl एसिड। हमारी जो मस्कुलर गैस्ट्रिक वॉल है इसको क्या चीज़ बचाती है HCl से? तो वहाँ आपको लिखना है म्यूकस, उसका आंसर होगा म्यूकस। तो ये इस तरीके से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है स्टमक, क्योंकि यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन और 3 मार्क्स क्वेश्चन भी बनते हैं। तो क्लियर, ये इस तरीके से स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है। और उसके बाद फूड जब 4 से 5 घंटे यहाँ रहता है, पूरी तरह से आधा डाइजेस्ट हो जाता है, पूरी तरीके से प्रोटीन्स जो है पेप्टोन्स में बदल जाते हैं। स्टमक के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का और लिपिड्स मतलब फैट का कोई डाइजेशन नहीं हो रहा, यहाँ सिर्फ किसका डाइजेशन हो रहा है? प्रोटीन्स का। ठीक है, तो प्रोटीन्स आधे डाइजेस्ट हो जाते हैं, पार्शियल डाइजेशन, और फूड उसके बाद यहाँ से आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहाँ आ गया? स्टमक से सीधा इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट ये स्मॉल होती नहीं है। आप डायग्राम देखना NCERT बुक में, ये काफ़ी ऐसी फोल्डेड होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहने में स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको स्मॉल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज जो उसका ल्यूमन है उसकी जो विड्थ है वो छोटी होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है बट उसकी विड्थ ज़्यादा होती है, ये डिफरेंस होता है। बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लंबी होती है और वो फोल्डेड रहती है इन बिटवीन लार्ज इंटेस्टाइन। आप डायग्राम रेफर करना NCERT बुक। तो लेंथ जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो अलग अलग ऑर्गेन्स में अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल इन हर्बीवोर्स में, क्योंकि वो सेलुलोज का डाइजेशन होता है, और सेलुलोज इज पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, तो उसका डाइजेशन होने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है। जबकि कार्निवोर्स जो होते हैं उनको सिंपल मीट खाते हैं, तो मीट का डाइजेशन ईजी होता है, तो उनके अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है लेंथ वाइज। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आ जाता है तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप ध्यान रखिए। यहाँ पर 2 असेसरी ग्लैंड्स होती हैं, 3 असेसरी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होती है। एक पढ़ चुके सलाइवरी ग्लैंड्स जो माउथ में, जिन्होंने सलाइवर पोर किया था माउथ में, वो सलाइवरी ग्लैंड्स। और 2 असेसरी मेन ग्लैंड्स होती हैं, एक लीवर और दूसरा पैंक्रियास। लीवर हम जानते हैं इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी की, जो स्टमक के पास डायफ्राम के नीचे होती है एनाटॉमी में। लीवर जो होता है इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन में। कैसे? ये एक जूस बनाता है जिसको बाइल जूस कहते हैं, और ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? एक गॉल ब्लैडर में। आप डायग्राम में देखेंगे, लीवर के डायग्राम में इस तरीके से गॉल ब्लैडर होगी जो बनी होती है। वो गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट से बाइल जूस को कहाँ डालती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर से कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उधर दूसरी तरफ पैंक्रियास, ये भी
स्टमक के और इंटेस्टाइन के बीच में एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, यू शेप कर्व होता है स्टमक के साथ, वहाँ बीच में होती है पेंक्रियाज। और पेंक्रियाज एक जूस रिलीज़ करती है, इसको कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस। और इस पेंक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये पेंक्रियाज भी पेंक्रियाटिक जूस कहाँ डालती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो भी उसको रिलीज़ करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ना फूड आ जाता है। फूड आने के बाद ये जूसेस आते हैं, तो इधर से लीवर, उधर से पेंक्रियाज। तो लीवर गॉल ब्लैडर जो है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस, और ये सिक्रीट करता है पेंक्रियाटिक जूस, और दोनों कहाँ आ जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद ये बाइल जूस और ये पेंक्रियाटिक जूस अपना अपना फंक्शन करते हैं, और फूड का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में भी आया हुआ है कई बार। रोल ऑफ बाइल जूस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बाइल जूस? बाइल जूस की इम्पोर्टेंस क्या है? अब देखिए, अभी हमने पढ़ा, हम जब फूड ले रहे हैं, फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं। मेन कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन माउथ में हो गया, उसके बाद स्टमक के अंदर प्रोटीन्स जो थे वो पार्शली डाइजेस्ट हो गए पेप्टाइड और पेप्टोन्स में, बट फैट नहीं रहा। फैट का डाइजेशन ना माउथ में स्टार्ट हुआ ना स्टमक में हुआ। फैट हम जानते हैं फैट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, फैट पानी में डिज़ोल्व नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है, जब देखिए कोई भी चीज़ डिज़ोल्व नहीं होगी तो उसके ऊपर एंजाइम एक्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो यहाँ क्या होता है, पहला रोल जो बाइल जूस का है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट रोल, इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये फैट को इमल्सीफाई करता है, मतलब उसको ब्रेक करता है इनटू स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ये फूड को ब्रेक करता है इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट, छोटी छोटी बूंदों में ड्रॉपलेट्स, ताकि इसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर सके। दूसरा, जब फूड स्टमक में था तो वहाँ HCl एसिड रिलीज़ हुआ था, जिसने फूड कैसा बना दिया था? एसिडिक। अब वो जब यहाँ आया स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फूड कैसा है? एसिडिक। अब यहाँ जो एंजाइम है जो पेंक्रियाटिक जूस में आ रहे हैं या बाइल जूस में है, वो कब एक्टिव होंगे? जब मीडियम कैसा होगा? बेसिक मीडियम। तो ये बाइल जूस का सेकंड फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड्स बेसिक मीडियम टू द फूड, जिससे जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, ये कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन में। दिस ट्रिप्सिनोजन विच इज़ इनएक्टिव एंजाइम, ये इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव बन जाता है ट्रिप्सिन में। और ये ट्रिप्सिन क्या करता है? ये ट्रिप्सिन बाद में प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, ये बाद में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, वह भी आगे पढ़ेंगे अपन। और तीसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन, चौथा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका बाइल जूस का, इट एब्जॉर्ब्स फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E एंड K। जो हमने फूड लिया था उसके अंदर जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन थे, जैसे A, D, E एंड K, ये 4 विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। तो वो फैट सॉल्युबल विटामिन भी उनको एब्जॉर्ब करने के लिए ये बाइल जूस हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है, उनको ब्रेक डाउन करता है। तो दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बाइल जूस। तो ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बाइल जूस। यह आप प्रिपेयर करके चलना कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और बाकी अपन आगे डिस्कस करेंगे। इसके अब जो डिटेल नोट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कीजिए। वहाँ आपको रोज़ डेली टॉपिक्स के नोट्स और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको अवेलेबल होंगे वहाँ पे। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो दैट व्हाट्सएप चैनल। उसके बाद पेंक्रियाज मैंने कहा ये पेंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है, और पेंक्रियाटिक जूस के अंदर भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेन क्या होता है? डाइजेशन। तो एक तो रोल प्ले किया बाइल जूस ने, और दूसरा पेंक्रियाटिक जूस ने। अब यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? ट्रिप्सिनोजन, और वो कन्वर्ट होकर ट्रिप्सिन में बदलता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और पेंक्रियाज के जो पेंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स हैं वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। क्लियर? ये इम्पॉर्टेंट था लीवर का और बाइल जूस का फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपन ने पढ़ा था कि ट्रिप्सिनोजन इज इनएक्टिव एंजाइम, वहाँ इनएक्टिव एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजन, जो बेसिक मीडियम में, जो कि बाइल जूस प्रोवाइड करता है बेसिक मीडियम, उस बेसिक मीडियम में ये ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू ट्रिप्सिन, जो कि एक्टिव फॉर्म है। और ये ट्रिप्सिन
एक्ट करता है पेप्टाइड्स प्लस पेप्टोन्स में, जो कि स्टमक में पार्शली ब्रेक डाउन हो चुका था प्रोटीन का। तो जो प्रोटीन बच गया वो प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स और पेप्टोन जो स्टमक में बने थे उनके ऊपर ये ट्रिप्सिन एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड्स में प्लस अमीनो एसिड्स में। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स हैं, है ना। तो उनको यहाँ पूरी तरह से डाइजेशन नहीं हो पाता, तो यहाँ पर ही वो पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर दूसरे एंजाइम्स होते हैं पेप्टाइडेजेस, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, अमीनो पेप्टाइडेजेस। वो एंजाइम जो होते हैं वो अपने डिटेल इतना नहीं है, अपना 10th में थोड़ा ही है। तो यहाँ पर बस इतना याद रखें कि पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में और अमीनो एसिड्स में कौन कन्वर्ट कर देता है? ट्रिप्सिन। 1 मार्क क्वेश्चन आता है, अगर मान लीजिए कि नेम द 2 एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स, तो पहला हो गया पेप्सिन और दूसरा ट्रिप्सिन, बस। और इतना डिटेल में ये पूछा नहीं जाता। डिटेल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है फैट डाइजेशन का, ये आता है 3 मार्क्स में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लेना स्टूडेंट्स, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने हमेशा बच्चों को बताया और हमेशा ही आया है, और मैं बताऊंगा इसमें आप 3 आउट ऑफ 3 कैसे ले सकते हैं, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो फैट डाइजेशन होता है और फैट का एक ही एंजाइम हमारी बॉडी में होता है, दैट इज़ लाइपेज। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। नेम द ओनली फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लिखिए, एक ही होता है लाइपेज। कई बार बच्चे ट्रिप्सिन लिखे आते हैं, कभी कुछ और लिखे आते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए लिपिड से लाइपेज, लाइपेज मतलब लिपिड के आगे एज लगा दो, लिपेज लाइपेज। तो ये बन गया लाइपेज एंजाइम। इट इज़ द ओनली फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम इन ह्यूमन बींग्स। ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है 3 मार्क्स में कि हाउ फैट इज डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर फैट का डाइजेशन कैसे होता है, ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में आप समझना, इधर ध्यान देना आप। फैट को कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। फैट तो एक आम बात बोलचाल में, बट अगर उसकी केमिकल कंपोजिशन में बात करें तो बायोलॉजिकल जो नेम है फैट का, दैट इज़ ट्राइग्लिसराइड। इस ट्राइग्लिसराइड पे इस इंटेस्टाइन के अंदर, ट्राइग्लिसराइड के अंदर लाइपेज जो है वो इसको कन्वर्ट करता है डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड। ट्राइग्लिसराइड मतलब 3 ग्लिसराइड, 3 ग्लिसरॉल, तो 3 को इसने पार्शली ब्रेक किया डाइग्लिसराइड। डाई मतलब 2, एक ग्लिसराइड टूट गया मतलब डाइग्लिसराइड हो गया और एक फैटी एसिड निकल गया। तो ट्राइग्लिसराइड कन्वर्टेड इनटू डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइपेज। अब ये जो डाइग्लिसराइड है, ये डाइग्लिसराइड लाइपेज के साथ एक्ट करता है, लाइपेज इसको डाइजेस्ट करता है इनटू मोनोग्लिसराइड एंड अगेन फैटी एसिड इज फॉर्म्ड। यहाँ पर देखिए ट्राइग्लिसराइड मतलब 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का बना हुआ एक कंपाउंड है ट्राइग्लिसराइड, उसको लाइपेज ने डाइजेस्ट किया और कन्वर्ट कर दिया सिंपलर डाइग्लिसराइड में, 2 ग्लिसराइड्स और 2 ग्लिसरॉल प्लस एक फैटी एसिड रिमूव कर दिया। फिर ये डाइग्लिसराइड का सेकंड स्टेप में डाइजेशन हुआ इनटू लाइपेज विद द हेल्प ऑफ लाइपेज, और वो कन्वर्ट हो गया मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड, एक फैटी एसिड और निकल गया। देन दिस मोनोग्लिसराइड को फिर डाइजेस्ट किया लाइपेज ने और वो बन गया ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल जब डाइजेस्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज तो वो 1 ग्लिसरॉल बनाता है और 3 फैटी एसिड बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइग्लिसराइड जो है एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल से मिलने से बनता है एक ट्राइग्लिसराइड, और उस ट्राइग्लिसराइड का डाइजेशन ऐसे होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, कई बार आता है, पूछा गया है, फ्रीक्वेंटली आता रहता है। यहाँ आप क्या करना है, ये 3 इक्वेशन 1 2 3 ये भी लिख दोगे, चौथी कोई दिक्कत नहीं है, इससे अच्छा ही है। बट अगर आप लिखते हैं कि डाइजेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड इज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज, और ये 3 स्टेप आप वहाँ लिख देते हो, भले चाहे आप डिस्क्राइब करते हो नहीं करते हो, यू विल गेट फुल 3 मार्क्स। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स। हो सकता है आपके हाफिली में आया हो या आ जाए या किसी और टेस्ट में आया हो, बट बोर्ड्स में ये आता ही आता है।
तो दिस इज इम्पॉर्टेंट विच अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसके बाद देखिए प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ हो गया, फैट का डाइजेशन कंप्लीट यहाँ हो गया, अब बचा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, क्योंकि 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया था माउथ में। अब रिमेनिंग 70% इज डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ पैंक्रेटिक जूस। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कहाँ होते हैं? पैंक्रेटिक जूस में। तो ये लाइपेज भी वहीं पे होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हाउ कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अपन ने पढ़ा था 30% का कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ। तो जो रिमेनिंग अराउंड 70% के आसपास कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रेटिक जूस जो होता है वो रिलीज़ करता है पैंक्रेटिक एंजाइम। वो पैंक्रेटिक जूस के अंदर पैंक्रेटिक एमाइलेज होता है, जैसे सलाइवरी एमाइलेज था सलाइवा में। तो ये रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू शुगर, सिंपल शुगर, ग्लूकोज। अब हमारे फूड में जैसे शुक्रोज है तो एंजाइम है शुक्रेज, वो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। फ्रक्टोज शुगर है, उसको फ्रक्टेज एंजाइम कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। माल्टोज शुगर है, उसको माल्टेज कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। तो ये जितनी भी शुगर्स हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर ट्रांसफॉर्म इनटू सिंपल शुगर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एमाइलेज। क्लियर? नेक्स्ट, अब फूड यहाँ डाइजेस्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, फैट का हो गया और कार्बोहाइड्रेट्स का भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्या आएगा? होलोजाइक का एब्जॉर्प्शन। इंजेक्शन हो गया माउथ से, डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या शुरू हो गया? थर्ड पार्ट और थर्ड स्टेप ऑफ होलोजाइक न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी ऐसी होती, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता, तो फूड जो है वो बिल्कुल फ्लूइड हो गया है, फूड बिल्कुल लिक्विड हो गया। क्यों? क्योंकि माउथ में सलाइवा आई है ना, ईसोफेगस में कुछ नहीं आया, स्टमक के अंदर जाके गैस्ट्रिक जूसेस आए, फिर वो फूड और डाइजेस्ट हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस आया, पैंक्रेटिक जूस आया, फूड का डाइजेशन हो गया, तो बिल्कुल लिक्विड हो गया, वाटरी, बिल्कुल फ्लूइड। अगर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी हो, जस्ट पाइप लाइक स्ट्रक्चर, हॉलो पाइप लाइक, तो फूड जो इसमें से इजीली चला जाएगा। तो टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस, टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस, एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ाने के लिए देर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको कहते हैं विलई। देर आर विलई, जो कि फिंगर शेप प्रोजेक्शंस होते हैं। वो क्या करते हैं? ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस को इंक्रीज करते हैं। ये विलई का फंक्शन क्या होता है? टू इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस। ये विलई, इसको, जिससे फूड जो है यहाँ पर वो सीधा फ्लूइड निकल जाएगा, तो कांटेक्ट में, इंटेस्टाइन के कांटेक्ट में बहुत कम रहा। बट वही फूड अगर यहाँ से निकलेगा इस टाइप से, धीमे धीमे बीच में फिंगर्स को क्रॉस करता हुआ, ऐसे ऐसे फ्लो करता हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा? एब्जॉर्प्टिव सरफेस इंक्रीज होगी और डाइजेस्टेड फूड का ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, हो जाएगा। और ये जो विलई है, इस विलई के ऊपर छोटे छोटे और ब्रिसल्स जैसे होते हैं, माइक्रोविलई, ये भी फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो विलई वो स्ट्रक्चर हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्टिव सरफेस को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे फूड ज़्यादा लंबे समय तक इंटेस्टाइन वॉल जो है उसके कांटेक्ट में रहे और इजीली एब्जॉर्ब हो सके। तो ये फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, और डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है? ब्लड में। तो यहाँ पर हो जाता है थर्ड पार्ट, एब्जॉर्प्शन। बट फिर भी जब फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फूड के अंदर होता है, और कई बार क्या होता है, ऐसे बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं, चाहे वो ग्लूकोज हो और दूसरी चीज़ें हों, न्यूट्रिएंट्स हों, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो उनका रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो वो पढ़ेंगे अब नेक्स्ट। अब ये छोटे छोटे आप क्वेश्चंस बिल्कुल नोट करते चलिए, याद करते चलिए, बिकॉज आप ये समझिए कि आपकी 10th बोर्ड के साथ साथ NTSC की भी
अगर कोई स्टूडेंट्स NTSC की तैयारी कर रहे हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप मिलती है, तो अगर NTSC की भी या किसी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये जो कंटेंट है ये पूरा बिल्कुल उनके लिए एकदम सही रहेगा, उनके लिए पूरा सूटेबल कंटेंट है ये। इसमें इनको सब चीज़ें मिल जाएगी, 10th CBSE बोर्ड, NTSC, तो इनको पढ़ते चलें डिटेल, और नोट्स आपको पता ही है कहाँ मिलते हैं। तो अब पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कैसे रीएब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन होता है, और कैसे रेक्टम के में और एनस से फिर ये इजेशन होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन को देखिए, ये नाम से लार्ज है, वैसे स्मॉल है। इसके यहाँ पर बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है। डायमीटर, ये कहने का मतलब ब्रॉड ज़्यादा होती है, ये ब्रॉड ज़्यादा होती है। तो ब्रॉड ज़्यादा होने की वजह से ये लार्ज कहलाती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन। मतलब ऊपर की तरफ कॉलोन, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कॉलोन, ये कॉलोन है। और जब जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ओपन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड यहाँ आ रहा है, उसको कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इज़ अ थंब शेप, थंब लाइक स्ट्रक्चर होता है, थंब जितना एक स्ट्रक्चर होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जॉइंट पे होता है, और इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब हमारे अंदर एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव हो गया, फंक्शनलेस है, बट प्रेजेंट है। वैसे ऑर्गन्स कहलाते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। हर्बीवोर्स में ये एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि जब जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन बींग्स ने रॉ फूड खाना बंद कर दिया, है ना, कच्चे प्लांट्स हम नहीं खाते, तो उनके अंदर, कच्चे प्लांट्स के अंदर सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज जो है वो हमारे यहाँ डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये अपेंडिक्स है, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, फंक्शनलेस। बट कभी कभार कुछ लोगों में फूड जब यहाँ से यहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ पार्ट यहाँ इकट्ठा हो जाता है, कुछ रेयर लोगों में, और अपेंडिक्स स्वॉलन अप हो जाता है, फूल जाता है, जिसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं, डिजीज़ को अपेंडिसाइटिस। तो उसमें फिर अपेंडिक्स को रिमूव करवाना पड़ता है, क्योंकि वैसे ही किसी काम का नहीं है। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में मेन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लेफ्ट ओवर फूड। जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के बाद बचा रह गया, क्या चीज़ें बची रह गई? जैसे न्यूट्रिएंट्स, कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स, आयंस हैं, जो आयंस बने, या वाटर। जो वाटर है वो सारा एब्जॉर्ब कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये एब्जॉर्प्शन होकर कहाँ चला जाता है? ब्लड में। और उसके बाद फूड लास्ट पार्ट में आ जाता है रेक्टम में। इट इज़ रेक्टम। रेक्टम में आ जाता है, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और यहाँ क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो भी पानी और ज़्यादा रह गया बॉडी में, उसमें फूड के अंदर अनडाइजेस्टेड पार्ट में, उस अनडाइजेस्टेड पार्ट में जितना भी वाटर है उसको ये रीएब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। और अनडाइजेस्टिफाइड फूड जो है वो सॉलिडिफाई होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टूल में। जब उसके अंदर से अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर रिमूव हो जाता है तो बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सॉलिडिफाई हो जाता है और वो स्टूल बन जाता है। और इट इज़ टेम्पररी स्टोर्ड इन रेक्टम। ये स्टूल जो है ये टेम्पररी स्टोर हो जाता है इन रेक्टम। और रेक्टम ओपन्स इनटू द एनस। लास्ट पार्ट क्या है? एनस। एनस में खुलता है रेक्टम। और एनस का क्या फंक्शन होता है? एनस क्या है? इट्स लास्ट ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, या कह सकते हैं सेकेंड ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जहाँ से कौन सा प्रोसेस होता है? 5th प्रोसेस या 5th स्टेप ऑफ होलोजैक न्यूट्रिशन, इजेशन। इजेशन मतलब एक्सपल्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना कहलाता है इजेशन। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है डाइजेशन या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जो माउथ से स्टार्ट हुआ था और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन हुआ रेक्टम में, और फूड एनस से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी से बाहर निकल गया। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, दिस कंप्लीट दी न्यूट्रिशन इन
ह्यूमन बींग्स। लाइव प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन अब कंप्लीट हो गया है। हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो CBSE में इंपॉर्टेंट हैं, उनके डायग्राम्स, जो भी डिटेल नोट्स हैं, वो सब अवेलेबल है मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उस लिंक से जाके उसको फॉलो कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। साथ ही साथ द बायो हब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर कीजिए ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो मेहनत करके अपने इस कोर्स को अपडेट करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उनकी हेल्प करेगा द बायो हब चैनल। तो आप अभी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले टॉपिक्स की सबसे पहले अपडेट आपको अवेलेबल हो। तो थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन में।